गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। सो इट इज वीडियो नंबर फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वर्क। वर्क सिंपल मीनिंग है काम। देखिए, काम हो रहा है या काम होगा, अगर हम इसकी डेफिनेशन को नॉर्मल लाइफ से रिलेट करें और साइंस से रिलेट करें तो दोनों का अलग अलग मीनिंग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए मैन ट्राई टू पुश अ वॉल। एक पर्सन ने दीवार को पुश करने की कोशिश की, बट क्या दीवार ने कोई मूवमेंट किया? नहीं। तो अगर हम उस किसी नॉर्मल पर्सन से पूछते हैं कि जिस पर्सन ने उस दीवार को पुश किया था, क्या उसने कोई काम किया है, क्या उसने कोई वर्क किया है? तो यस, उसने वर्क किया है, बट साइंस के अकॉर्डिंग उसने वर्क नहीं किया है। तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? द वर्क इज सेड टू बी डन इफ सम force is applied on an object. If some force is applied on an object, second, object moves through some displacement or we can say displacement or we can say distance. मीन्स साइंस के अकॉर्डिंग तभी वर्क माना जाता है अगर हम किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी कुछ डिस्टेंस या कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाए, तभी हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। द वर्क इज सेड टू बी डन इफ सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंडीशन फॉर वर्क। कंडीशन क्या है वर्क होने के लिए साइंस के अकॉर्डिंग? वो ये है कि देयर शुड बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई होनी चाहिए एंड ऑब्जेक्ट moves some displacement. Object moves some displacement. फोर्स अप्लाई होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मींस ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करनी चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि वर्क हुआ है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक पर्सन वॉल को पुश करता है बट वॉल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वॉल कोई डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, वॉल कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगी, वॉल अपनी पोजीशन से हिलेगी नहीं, तो वर्क डन साइंस के अकॉर्डिंग कितना माना जाएगा? 0। आई होप अब आपको ये वर्क की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब जब एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई होती है तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है टाइम के साथ, बट यहां पर हम पढ़ते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड की और उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। मतलब ना तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मीन टू से, मान लो अगर फोर्स 5 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, न्यूटन जो होती है वो एसआई यूनिट होती है फोर्स की। हर एक क्वांटिटी की अपनी यूनिट होती है। जैसे टेम्परेचर की यूनिट केल्विन सेल्सियस होती है, मास की किलोग्राम ग्राम होती है, डिस्टेंस की मीटर सेंटीमीटर होती है, ठीक वैसे ही फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट पर लगातार कंटिन्यूअसली 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लग रही है, तो हम कहते हैं वो कांस्टेंट फोर्स है। तो यहाँ मैंने एक फिगर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा ग्राउंड है और इस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रेड से बांध लिया, थ्रेड के साथ टाई किया और हम उस थ्रेड को खींच रहे हैं। जैसे जैसे एक छोटा बच्चा एक टॉय को लेकर, कार वगैरह छोटी कार टॉय होती है उसको लेके, तो उसको थ्रेड के साथ टाई करके और थ्रेड को खींच रहे हो। समझ रहे हो बात? मतलब एक एंगल पर फोर्स लग रहा है। मतलब देखो, तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट किस साइड जाएगा? इस साइड। तो इस साइड क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट। इस साइड क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स ये है। तो ये जो थीटा है ये एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक साइंस का रूल होता है, वो क्या कि हम इस एफ को रिजोल्व करते हैं। रिजोल्व का मतलब हम इसके 2 पार्ट कर देते हैं और वो 2 पार्ट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। देखो, ये एक इस साइड है तो एक ऐसे होगा, समझ रहे हो? परपेंडिकुलर होगा। तो जिसके साथ थीटा होता है उसको बोलते हैं हम एफ कोस थीटा। उसको क्या बोलते हैं हम? एफ कोस थीटा। और इसी डायरेक्शन में हो रही है डिस्प्लेसमेंट एस।
और मान लो t टाइम तक वो फोर्स लगी, उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गया, तो इन दोनों के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट हुई। और ये जो फैक्टर होगा इसको बोलेंगे एफ साइन थीटा। क्या बोलेंगे? एफ साइन थीटा, क्योंकि देखो इसके साथ थीटा नहीं है। मैंने क्या बताया, ये थोड़ा सा हाइयर लेवल की नॉलेज है, आपको +1 या +2 में दी जाती है, बट मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एफ जो है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ एंगल बनाकर अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इस एफ के हमने दो पार्ट कर दिए, इसको हमने रिजोल्व कर दिया दो पार्ट में। और पार्ट करने का रूल क्या होता है कि वो जो दो पार्ट आप बनाओगे रिजोल्व करने के बाद, वो दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री होने चाहिए। देखो ये नजर भी आ रहा होगा आपको, ये दोनों फोर्स जो एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा है, ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और दूसरा रूल ये होता है कि जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ लिखते हैं हम एफ कोस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं होता हम उसको लिखते हैं एफ साइन थीटा। तो देखो इस फोर्स का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये फोर्स तो लग रही है ऐसे, और जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में। तो हमें फोर्स का वही कंपोनेंट लेना है, वही पार्ट लेना है जो उसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। और उस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? एफ कोस थीटा। तो अगर मैं वर्क को W से डिनोट कर लूं तो वर्क डन का फार्मूला हो गया एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम चाहें तो इस f को f डॉट s भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं इसको? f डॉट s। क्लियर? तो ये जो ध्यान से देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। ये s डिस्प्लेसमेंट है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। बट ये जो वर्क डन आया, ये जो वर्क है, तो जो वर्क होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड, ओनली डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे भाई इतने जूल वर्क हुआ है, ठीक है, 10 जूल वर्क हुआ है, 5 जूल वर्क हुआ है, 15 जूल वर्क हुआ है, 100 जूल वर्क हुआ है। इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस ने 100 जूल वर्क किया है, इस पर्सन ने 25 जूल वर्क किया है। हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, डायरेक्शन नहीं बोलते। हम ये नहीं बोलते कभी भी कि इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस ने 100 जूल वर्क किया है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, समझा नहीं बात, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। हम डायरेक्शन नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती। बट अगर मैं वर्क के फॉर्मूले को देखूं तो वर्क के फॉर्मूले में F और S आ रहा है, F भी वेक्टर है और S भी वेक्टर है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी की आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, इसीलिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, क्योंकि वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब हम इसको मेजर कर सकते हैं भी कितने अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है। तो अगर हमें इसको मेजर करना है तो हमें इसकी यूनिट भी बनानी पड़ेगी। तो जो इसकी SI यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल। SI यूनिट क्या होती है इसकी? जूल। इसका सिंबल क्या रहेगा? J, ठीक है। तो पेपर में जो आएगा आपके पास, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा डिफाइन वर्क, नो, पेपर में आएगा डिफाइन 1 जूल वर्क। ये फिजिक्स का एक बेसिक कंसेप्ट है, आप हमेशा याद रखना। जब भी हमारे पास कोई क्वांटिटी पेपर में डेफिनेशन आती है 1 मार्क्स में, तो जनरली इसको 1 के साथ ट्रीट किया जाता है। जैसे फोर्स नहीं आएगा डिफाइन फोर्स, नहीं, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। जैसे डिफाइन वर्क नहीं आएगा, क्या आएगा? डिफाइन 1 जूल वर्क, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे आप सिंपल मास को लेके चलिए, डिफाइन मास नहीं आएगा, डिफाइन 1 kg, 1 के साथ आएगा। तो मैं यहाँ 1 जूल की डेफिनेशन आपको लिख रहा हूँ, बड़ा सिंपल है, आपको ध्यान से समझना है और ये कंसेप्ट हर जगह अप्लाई होगा। जब भी आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 जूल वर्क, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स, डिफाइन 1 kg मास, जब भी आता है तो आप उसका फॉर्मूला देखिए। अब मेरे पास 1 जूल वर्क आया मान लो पेपर में, तो मैं जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क की, ठीक है। मैं वर्क का फॉर्मूला याद करूंगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क का आंसर, W का आंसर 1 कब आएगा? जब ये मैं फोर्स भी ले लूं 1 और डिस्प्लेसमेंट भी ले लूं 1, 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर इज 1।
तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और उसकी वजह से वो 1 डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर कर जाए, समझ में आ रही बात, 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और 1 डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर जाए, तो हम कहेंगे कि जिसने उस पर वो फोर्स लगाई थी उसने 1 जूल वर्क किया है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको तब तक 1 जूल की डेफिनेशन यहां पर राइट करवा देता हूं। So here is the definition of 1 joule. Work is said to be 1 joule if 1 Newton force is applied on an object and object moves through 1 meter displacement along the direction of the force. मैंने बताया भी है कि जब भी आपको पेपर में 1 जूल के नाम से, 1 जूल वर्क के नाम से डिफाइन करना है या कोई और क्वांटिटी आई, तो आप उसके फॉर्मूले को देखो और उसके फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटी आप उसको 1 कर दो। जैसे वर्क के फॉर्मूले में F है और S है, तो मैं F को ले लूं 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट को भी ले लूं 1 मीटर, तो मेरे पास जो वर्क निकल के आएगा वो कितना होगा 1 जूल। कि अगर किसी एजेंट ने किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर की डिस्टेंस कवर कर गया, तो हम कहेंगे उस एजेंट ने 1 जूल वर्क किया है ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।